फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग AI-12 पढ़ने जा रहे हैं। COP29 इन बाकू, कैन इट सेटल द कॉन्टेशियस इशू ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 होने जा रहा है बाकू में, अजरबैजान का जो कैपिटल है बाकू, वहाँ पे होने जा रहा है। और जो भी क्लाइमेट फाइनेंस को लेके जो भी प्रॉब्लम्स था अभी तक, जो भी कन्फ्लिक्ट थे, क्या ये इस बार सुलझ जाएगा, क्या ये सेटल हो जाएगा? तो ये देखने वाली बात था। GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो मामला समझो बच्चे, तो ब्रीफ समझो। देखो, क्लाइमेट फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है। डेवलप कंट्री, अब ओवरऑल समझो ना, डेवलप कंट्री यानी कि जो इंडस्ट्रियल कंट्री है वो कितना आगे निकल गया ग्रीन हाउस गैस को इमिट करके। इंडस्ट्रीज, दुनिया भर का इंडस्ट्रीज सब 1850 से तो शुरू कर ही दिया ये लोग। अभी बताओ जो जीने का तरीका है वेस्टर्न वर्ल्ड में और जो हमारा जैसा कंट्री डेवलपिंग कंट्री में कितना अंतर है। हमारे इंडियंस पर कैपिटा देखो, एक साल में 2 टन से लेकर 3 टन ही ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इमिट करते हैं। मगर जो वेस्टर्न कंट्री है वो एक आदमी कम से कम नहीं भी तो कम से कम 15 से लेकर 20 टन रिलीज कर रहा है प्रत्येक साल। तो उसके कंपेयर में हम ज़्यादा बेटर हैं, हम बहुत कम करते हैं। तो इसलिए क्लाइमेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लाइमेट फाइनेंस इसलिए कि पैसा रुपया होना चाहिए ताकि क्लाइमेट से लड़ सके। और पैसा रुपया किसको ज़्यादा चाहिए? डेवलपिंग कंट्री को चाहिए। और दूसरी बात है कि डेवलपिंग कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास का ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, उसके पास एस्पिरेशन है। अभी पंखा चल रहा है तो आने वाले समय में वो चाहेगा कि उसके घर में कूलर रहे। तो कूलर रहने का मतलब क्या है कि लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिट। तो हम अचानक नहीं रोक सकते, उसके लिए वी रिक्वायर लॉट ऑफ मनी। पैसा आएगा तभी टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा। वी रिक्वायर टेक्नोलॉजी ऑल्सो, वी रिक्वायर मनी ऑल्सो, ताकि मिटिगेशन और एडाप्टेशन पे काम हो सके। मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स। मिटिगेशन का मतलब क्या, ये कैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दे, इस तरह का प्लांट बनाना। और एडाप्टेशन का मतलब क्या, जो लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम में चले गए, जैसे डिजास्टर आया, देखो अभी जस्ट रिसेंट टाइम में उड़ीसा में डिजास्टर आया ना, साइक्लोन, इसका असर हर जगह ही पड़ा है नॉर्थ इंडिया में। तो वहाँ पे जो लोग दिक्कत में चले गए उसको कैसे फिर से ठीक करना। हाँ, लॉस एंड डैमेज फंड इज डिफरेंट। लॉस एंड डैमेज फंड को लेके बात हुआ था कॉप में, तो वहाँ तो फाइनलाइज हो गया। लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पे नहीं देखेंगे हम लोग। बट दिक्कत ये है कि क्लाइमेट फाइनेंस में मिटिगेशन में ज़्यादा पैसा जा रहा है, एडाप्टेशन में बहुत कम पैसा जा रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो पैसा आ भी रहा है तो वो लोन के रूप में आ रहा है, ग्रांट्स के रूप में नहीं आ रहा है। दैट इज़ द बिगेस्ट इशू। अच्छा, लोन्स के रूप में आएगा तो फिर स्टेट को देना पड़ेगा, कंट्री को देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट ऑल्सो। तो प्रॉब्लम ये है। तो जो इश्यूज है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री को बीच के लेके, जो कॉन्टेशियस इशू है क्लाइमेट फाइनेंस को लेके, क्या इस बार जो बाकू में जो ये होने वाला है, जो नवंबर दिसंबर में ये होने वाला, नवंबर में ही होने जा रहा है COP29, क्या हो पाएगा? कोपेनहेगन याद करो, कोपेनहेगन 2009 में, कोपेनहेगन जो 2009 में यूरोपियन कंट्री है, उसी कैपिटल है कोपेनहेगन। तो वहाँ पे सबमिट हुआ था, वहीं पे क्लाइमेट फाइनेंस वाला बात आया था। और उसमें ये कहा गया था कि 2020 में, देखो 9 में ही विजन रख दिया गया था कि 2020 से लेकर 2025 तक कम से कम डेवलप कंट्री $100 बिलियन का सहारा देगा डेवलपिंग कंट्री को। मैं ये रियल टर्म में कभी मेटलाइज ही नहीं हो पाया। अब मुद्दा समझो। और ये UNFCCC का कन्वेंशन से आता है, वही UNFCCC तो कि रियो समिट से स्टार्ट हुआ था 1991 या 1992 में हुआ था ना जी, ब्राज़ील में रियो समिट। उसके बाद ही UNFCCC आया था। UNFCCC मतलब एक फ्रेमवर्क है कैसे क्लाइमेट जो चेंज है उसे लड़ सके हम। देखो, तो UNFCCC के हिसाब से क्लाइमेट फाइनेंस का डेफिनेशन ये है कि ये लोकल भी हो सकता है, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे हो सकता है। जैसे म्यूनिसिपैलिटी, जैसे इंदौर वाला बहुत सारा है ना हमारे राज्य में, जैसे मुंबई हो गया, तो लोकल हम बॉन्ड जारी करके पैसा उठा लिया क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, यानी कि लोकली भी हो सकता है, म्यूनिसिपैलिटी विलेज पंचायत में भी हो सकता है, स्टेट लेवल का भी हो सकता है, नेशनल लेवल का भी हो सकता है, या फिर ट्रांसनेशनल भी हो सकता है, यानी कि फॉरेन कंट्री से भी पैसा आ सकता है। सब हो सकता है इसके अंदर क्लाइमेट फाइनेंस का डेफिनेशन में। सोर्सेज कुछ भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है, ट्रांसनेशनल भी हो सकता है, पब्लिक से भी आ सकता है, प्राइवेट से भी आ सकता है, या दूसरे सोर्स से बॉन्ड से भी आ सकता है। और जो भी पैसा आए तो मिटिगेशन और एडाप्टेशन के लिए खर्च होना चाहिए, उसी को क्लाइमेट फाइनेंस कहते हैं। आया समझ में? तो क्लाइमेट फाइनेंस का प्रॉपर डेफिनेशन है एज पर UNFCCC। यही डेफिनेशन सब UPSC में लिखना पड़ता है, मेंस सब में। होप से समझ में आ गया होगा। तो वी कैन कंक्लूड देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। यहाँ पे 2 चीज़ हमें समझना होगा, एक सोर्सेस और एक एंड यूजर्स। आखिर पैसा क्यों ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए? सोर्सेज क्या है, कहीं पब्लिक प्राइवेट ले सकते हैं, या तो डोमेस्टिकली हो सकता है, यानी कि स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, या कंट्री लेवल पे। डोमेस्टिकली हुआ ना, बाहर से क्या अक्रॉस बॉर्डर यानी कि ट्रांसनेशनल सोर्सेज दोनों हो सकता है।
एंड यूज कहाँ पे यूज़ होगा, या तो मिटिगेशन में यूज़ होगा या फिर एडेप्टेशन में यूज़ होगा। तो ये हमें क्लाइमेट फाइनेंस में हमें ये दो एलिमेंट लेके चलना होगा कि कहाँ सोर्सेस है और कहाँ खर्च होगा। अब यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज द नीड फॉर डेवलप कंट्रीज, आखिर डेवलप कंट्री को क्यों सपोर्ट करना चाहिए, डेवलपिंग क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे ये बताओ ना, क्यों नहीं करना चाहिए। आखिर ये डेवलप कंट्री इसलिए डेवलप्ड हुआ है ग्रीन हाउस गैस को इमिट करके, तभी तो इंडस्ट्रियल कंट्री हुआ, तभी तो पैसा रुपया आया है। जब इसने पूरा दुनिया को पोल्यूट कर दिया, तुम खुद देखो लगभग यूरोपियन कंट्री और अमेरिका ये दोनों को मिलाओगे तो about 57% ग्लोबल एमिशन किया है 1980 से लेकर अभी तक। और यदि चाइना को भी जोड़ोगे तो चाइना रिसेंट टाइम में तो बहुत किया है, यदि चाइना को भी उस ब्लॉक में जोड़ दोगे तो 65% ये कार्बन जो इमिट हुआ है 1850 से लेकर अभी तक 65% जो तुम देखते हो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस है, तो इसमें यूरोपियन ब्लॉक प्लस चाइना है। तो क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ऐसे लोग का, क्योंकि इन लोग के वजह से बाकी कंट्री सफर कर रहा है। इंडिया तो हाल फिलहाल में ही शुरू किया अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हम भी तो झेल रहे हैं उस चीज़ को, बात समझे। देखो यही लिखा गया कि जो इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर, एक तो उसके पास पैसा नहीं है, ये कैसे करे वो, है ना। दिस इज बिकॉज जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड ऑल्सो बिकॉज देयर इकोनॉमिक्स रिलाई मोर ऑन सेक्टर, क्योंकि अभी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करता है, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सेंसिटिव है क्लाइमेट चेंज को लेकर। कुछ भी बाढ़ आया, कुछ भी फ्लड हुआ, कुछ भी साइक्लोन आया, पूरा एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाता है हमारा। तो क्यों नहीं, डायरेक्ट असर पड़ेगा तुम्हारा डेवलपिंग कंट्री पे। देखो यूनाइटेड स्टेट्स अब क्या है कि उसको कुछ भी दिक्कत होगा तो उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतना अच्छा टेक्नोलॉजी को ठीक कर लेगा। हाँ लॉस तो होगा वहाँ पे भी। इंडिया ऐसा कंट्री में मान लो कि लैंड स्लाइड आ गया, इंडिया ऐसा कंट्री में फ्लड आ गया, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ज़्यादा झेलेगा इंडिया ऐसा कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्रीज हैव कंट्रीब्यूटेड, डेवलपिंग कंट्रीज ने कुछ किया ही नहीं, यानी कि जो आज क्लाइमेट चेंज जो देख रहे हो उसमें डेवलपिंग कंट्री, चाइना को छोड़ के, चाइना देखो डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में आया मगर डेवलप कंट्री की तरह ही बिहेव करता है, उसका इमिटिंग पावर सब जो है। मगर जो रियल में जो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये जो इंडोनेशिया सब, ये बेचारा लोग तो ज़्यादा इमिट भी नहीं किया, फिर भी झेल रहा है वो। तो 6 असेसमेंट रिपोर्ट हुआ था IPCC का, उसमें ये कहा गया कि डेवलप्ड कंट्री को पुट टुगेदर करोगे तो ये लोग 57% ग्लोबल एमिशन किए हैं 1850 से, और तुम चाइना को भी डाल दोगे तो 65% हो जाएगा वो। सो तो डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो फेस कंपीटिंग डेवलपमेंट नीड्स। अब डेवलपिंग कंट्री का मतलब है कि नीड्स बढ़ते चला जाएगा, तो नीड्स बढ़ते चला जाएगा तो जाहिर सी बात है और ग्रीन हाउस गैस यूज़ होगा, और इससे और बड़ा प्रॉब्लम, हाँ उसे और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो इस सेंस में हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए डेवलप कंट्रीज से, एंड प्रॉपर फाइनेंस चाहिए, समझ गए ना। तो देखो यहाँ पे हाँ ये जो क्लाइमेट फाइनेंस का जो आइडिया है, हाँ ये 2009 में कोपेनहेगन में ये रचा गया था। देखो तो कोपेनहेगन जो अकॉर्ड हुआ था उसमें कहा गया कि डेवलप कंट्री को देना चाहिए 100 बिलियन ईयर देना चाहिए, और स्टार्ट होना चाहिए 2020 से और 2025 तक कैरी होना चाहिए। हाँ तो समझे ये बात था उसमें। तो OECD का क्या रोल है यहाँ पे, देखो OECD का काम है कि वो रिपोर्ट बनाता है क्लाइमेट फाइनेंस को कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा गया है डेवलप कंट्री से, डेवलपिंग कंट्री को जो पैसा मिला है उसका लेखा जोखा कौन तैयार करेगा, OECD काम करेगा। OECD समझ गए ना, OECD संस्था, यानी देखेगा कौन सा सोर्स है, 4 सोर्सेज के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, और भी जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है सबका ऑडिट करने वाला, सबका रिपोर्ट करने वाला यही होगा, OECD होगा। तो व्हाट आर द एक्सटेंट ऑफ, क्या 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 हो सकता है उसमें, क्या क्या हो सकता है, पैसा किस तरह मोबिलाइज हो सकता है, तो लोन के थ्रू हो सकता है, ग्रांट के थ्रू हो सकता है, और इक्विटी शेयर के थ्रू भी हो सकता है, बात समझे ना। तो लोन देखो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 2022 का आंकड़ा देखोगे तो लोन 69% है, लगभग 70% है, और ग्रांट्स केवल 28% है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, और लोन का मतलब क्या है, लाइबिलिटी फिर से चुकाना पड़ेगा, और ग्रांट्स केवल 28% है। तुमको लगता है कि डेवलपिंग कंट्री काम कर पाएगा इतना, इस तरह नहीं कर पाएगा। एक तो डेवलपिंग कंट्री है तो उसको चाहिए पैसा ज़्यादा चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए। यहाँ पे देखो तो क्रिटिकल कमेंट क्या है ऑब्जर्वर के ऊपर, तो ऑब्जर्वर देखो मैं पूरा बता देता हूँ यहीं पे। ऑब्जर्वर हो या फिर जैसे ऑक्सफैम सब हो, उन्होंने कहा है कि OECD जो रिपोर्ट बनाता है ना वो रिपोर्ट में भी गड़बड़ी है। हाँ रिपोर्ट में क्या है कि खाली जो कमिटमेंट कर दिया वो भी लिख देता है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, कितना खर्च किया गया वो होना चाहिए ना। अच्छा हमने क्या कमिटमेंट किया कि हम 100 बिलियन देंगे आपको, तो वो रिपोर्ट में लिखने की क्या जरूरत है। रिपोर्ट में वो लिखना चाहिए कि जो आपने एक्चुअल दिया है, नहीं तो देखो वही लिखा गया कि डेवलपिंग कंट्री और जो ऑब्जर्वर डेवलप मतलब इंडिया ऐसा कंट्री या फिर जो ऑब्जर्वर ऑक्सफैम सब, उन्होंने कहा कि बहुत सारा लिमिटेशन है OECD के रिपोर्ट्स में। उन्होंने कहा है कि दे शुड एक्चुअल डिस्पर्सल जो हुआ वो चीज़ होना चाहिए वहाँ पे। हाँ सिंपली खाली कमिटमेंट जो बोल रहा है कि इतना इतना पैसा खर्च करेंगे टाइम, वो भी लिख देता है वहाँ पे। और दूसरी बात है कि इतना रिक्लासिफिकेशन करता है वो भी ठीक नहीं है,
कि एड ऐसा ऐसा, फिर रिक्लासीफाई करके फिर डिफरेंट कैटेगरी, तो वो चीज़ ठीक नहीं है OECD के रिपोर्ट में। ओनली ग्रांट्स है ना, ये शुड भी, यानी कि जो ग्रांट दिया उसको काउंट करना चाहिए, जो कमर्शियल बेसिस पे जो लोन दे रहा है उसको कंसिडर करने की क्या जरूरत है क्लाइमेट फाइनेंस में, या फिर OECD की रिपोर्ट में उस तरह नहीं करना चाहिए। तो OECD का रिपोर्ट भी एक तरह से फॉल्ट है, ऐसा डेवलपिंग कंट्री कहता है, ऐसे बहुत सारा ऑब्जर्वर भी कह रहा है। डेवलप कंट्री इन जनरल हैव नॉट केप्ट ऑफ देयर, अब कहा गया था ना कि $100 बिलियन देने का, मैं कहाँ उस शब्द को रख पाया वो। देखो IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से देखोगे तो 67 करोड़ पीपल, हाँ 675 मिलियन है जी, 67.5 करोड़ पीपल देखो डेवलपिंग कंट्रीज में जिसके पास बिजली नहीं था 2021 में। देखो इतना स्थिति बुरा, वर्ल्ड का बता रहा हूँ मैं। डेवलपिंग कंट्री को चाहिए, डेवलपिंग कंट्री में मिडिल क्लास बढ़ेगा तो उसको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, एस्पिरेशन बनेगा उसको एनर्जी चाहिए। हाँ, और दूसरी बात है कि देखो दे हैव स्मॉलर फाइनेंशियल सपोर्ट, अपने GDP के हिसाब से बहुत कम उसका वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है उसको, और उसके पास जो टेक्नोलॉजी भी है तो पुराना टेक्नोलॉजी है तो उसे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। दे हैव हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर सोलर फोटोवोल्टाइक स्टोरेज टेक्नोलॉजीज ट्वाइस, यानी डेवलप कंट्री में जो टेक्नोलॉजी है उसके कंपेयर में डबल महंगा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी उतना बेटर नहीं है ना डेवलपिंग कंट्री में। चाइना में देखो जो टेक्नोलॉजी है वो कितना सस्ता है, इंडिया में देखो वही महंगा होगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज आर टू बैलेंस, यानी कि उसको डेवलपमेंट भी बैलेंस करना है क्योंकि उसको आगे भी बढ़ना है, एट द सेम टाइम क्लाइमेट एक्शन को भी देखना है, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है तुम्हारा डेवलपिंग कंट्रीज में। तो इसके लिए कम से कम डेवलप कंट्री को अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए, $100 बिलियन का वो राशि प्रदान करना चाहिए। तो इस बार जो बाकू में जो अजरबैजान में जो COP29 होने जा रहा है तो उसमें मुद्दा यही रहने वाला है, डेट इज NCQG, न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल। समझे, तो ये क्या है कि न्यू एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइजेशन टारगेट है, कैसे एक साल में पैसा मोबिलाइज करके क्लाइमेट फाइनेंस के लिए काम किया जाए, ये टॉप प्रायोरिटी होने जा रहा है इस बार बाकू में, समझे ना, डेट इज कॉल्ड योर NCQG। तो यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग, तो क्या सजेशन है, सजेशन है कि एक्चुअल डिस्पर्सल, वही जो OECD की रिपोर्ट में गड़बड़ी आ रहा था कि इसमें होना चाहिए, एक्चुअल डिस्पर्सल होना चाहिए, जस्ट कमिटमेंट वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, न्यू एंड एडिशनल चीज़ होना चाहिए, इसमें पब्लिक कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, डायरेक्ट ग्रांट का बात होना चाहिए, और प्राइवेट कैपिटल से पैसा मोबिलाइज, यानी अधिक से अधिक पैसा मोबिलाइज करने का भी चीज़ होना चाहिए इसमें। तो देखो इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बने थे, COP26 में ही बनाया गया था 27 में एज, और ये पहले ही बोल चुका है कम से कम 2030 तक चाइना को छोड़ के जितना भी डेवलपिंग कंट्री है उसको $1 ट्रिलियन का राशि मिलना चाहिए। तो 5 साल के लिए, यानी कि मतलब प्रत्येक साल कितना मिलना चाहिए, कम से कम $20 बिलियन मिलना चाहिए, तभी जाकर पूरा होगा। क्लाइमेट फाइनेंस पे जो खर्च करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि 2025 से लेकर 2030 तक हर एक साल $20 बिलियन मिलना चाहिए पूरा डेवलपिंग कंट्री को, तभी जाकर कुछ कर पाएगा। तो देखते हैं, लेट्स सी, जो बाकू में COP29 होने जा रहा है तो उस पर NCQG को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।